सो वेलकम बैक गाइस इन प्रवेश सर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा होने वाला है टी एस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि एक बड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इसके बाद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है ये सारी की सारी यहीं पे ख़त्म होगी। फिर छोटे मोटे कुछ मिसलेनियस होंगे जिसमें से एक दो आज करेंगे और रिमेनिंग के 4 बच जाएंगे, 5 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। सो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, बेसिकली ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन और ये आपका टी एस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। ये आपका टी एस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन बोलो या एग्जाम्पल बोलो नंबर 7 है, ठीक है। सो इसमें देखते हैं कि ये बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है, लाइक वी प्रिपेयर एसेट्स एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी तरीके से इसको भी प्रिपेयर करना है। सो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन हमें प्रिपेयर करना है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। देखो बैलेंस शीट अभी ना इस चैप्टर में नहीं आता, ये बस एक एडवांस लेवल टच करवाने के लिए आपको बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने को बोल रहा है। इसकी अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम लास्ट चैप्टर करेंगे तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। आप अभी ज़्यादा टेंशन मत लो कि बैलेंस शीट भी क्या पेपर में आएगा 5th चैप्टर में, तो द आंसर इज नो, बैलेंस शीट कभी भी नहीं आता 5th चैप्टर के क्वेश्चंस में, ठीक है। ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या लिखा है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश से, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश आया, 1 लाख से कैपिटल बढ़ी। ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर RS 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मन्नू ने 1 लाख रुपए कैश के फॉर्म में पैसा लगाया और 4 लाख रुपए ना अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो बिजनेस में वो पैसा ही तो लगा रहा है, यहां पे वो कैश के फॉर्म में लगा रहा है, यहां पे बैंक बैलेंस के फॉर्म में लगा रहा है। तो अगेन उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, 4 लाख रुपीज से कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है परचेज अ बिल्डिंग। उसने सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रखा है कि बिल्डिंग परचेज किया, किससे, फ्रॉम सोहन। अगर पार्टी का नाम गिवन हो और आगे कुछ ना बताए तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि क्रेडिट में खरीदा गया है। बट यहां पे आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको पता लग पाएगा। सो परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर RS 12 लाख। सोहन से बिल्डिंग खरीदी गई 12 लाख रुपए की, पेड, लेकिन उसको पेमेंट भी तो की जा रही है, तो ये क्रेडिट पे नहीं है। पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI, और उसका पैसा कहां से दिया जा रहा है, लोन लेके। टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का लोन लिया गया है, किससे, SBI बैंक से, और पूरा बिल्डिंग कितने का खरीदा है, 12 लाख का। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि होगा क्या, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और थोड़ा सा इसमें आपको कॉमन सेंस भी लगाना सीखना पड़ेगा, और नहीं लगाने आता है तो आप सीख जाओगे क्वेश्चन के बाद, ठीक है। थर्ड, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। जाहिर सी बात है, अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट तो लाजमी सी बात है कि आपको पे करना ही करना पड़ेगा। सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन RS 20,000, 20,000 रुपए से आपने क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ RS 1 लाख। और 1 लाख रुपए का आप क्या पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि किस्तों को पूरा करना, कि आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और आप बोल रहे हो कि मैं इस 10 लाख का लोन का पेमेंट 5 साल में करूंगा, तो बेसिकली 10 को 5 से डिवाइड दे दो, तो हर एक साल आप 2-2 लाख पे करोगे। वो 2-2 लाख क्या कहलाएगा, इंस्टॉलमेंट। इस केस में 1 लाख है, तो हम मान के चलेंगे कि यहां पे 10 साल में पेमेंट हो रही है।
क्योंकि आप 10 लाख को 10 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। तो हर एक साल अगर आप 1-1 लाख पेमेंट करते जाओगे तो 10 साल बाद आप पूरा का पूरा लोन का रीपेमेंट कर दोगे, तो आप जीरो बैलेंस पे आ जाओगे, फिर आपके पास कोई लोन बचा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब लोन का रीपेमेंट करना, किस्तें पूरी करना, लोन खत्म करना। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। रोहन से क्या खरीदा गया? गुड्स खरीदे गया किस पे? क्रेडिट पे। कितना है? RS 1 लाख। 1 लाख रुपए का आपने गुड्स खरीदा है किस पे? क्रेडिट पे, उधार पे। तो आपके पास गुड्स आया लेकिन आपके पास से पैसा वगैरह कुछ नहीं गया, उधारी बढ़ गई, सिंपल। फिफ्थ, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। आपने अभी अभी रोहन से उधार पे कुछ सामान खरीदा था जो कि कितना है? 1 लाख रुपए। उसमें से 20,000 रुपए का गुड्स आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो गुड्स में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या गुड्स आते आते टूट गया हो, आपको पसंद नहीं आया, तो आपने 20,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। ठीक है। सिक्स्थ, अब आपने गुड्स खरीद लिया तो आप उसको बेचोगे, क्योंकि गुड्स खरीदते ही बिजनेस में इसलिए है कि उसको थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन पे, कॉस्ट पे ऐड करके उसे बेच सके। सो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर RS 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। मतलब 40,000 रुपए का गुड्स था, उसकी कॉस्ट वैल्यू थी, उसे बेचा 50,000 पे। वो भी किसको बेचा? राम को बेचा। इसका मतलब आगे लिख भी रखा है, उधार पे बेचा। क्रेडिट का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो उधार। ठीक है। सेवेंथ, टुक। टुक बेसिकली टेक का पास्ट फॉर्म है टुक। ठीक है। सो टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। हमने पढ़ा था ना एक टर्म ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? मालिक अगर बिजनेस में से ना कैश निकाले, गुड्स निकाले, एसेट्स निकाले अपने घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहां पे मालिक क्या निकाला था? मालिक ने बिजनेस के अंदर से गुड्स निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए। कितना? 10,000 रुपए। 8th, अक्रूड इंटरेस्ट RS 5,000। अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली एक एडजस्टमेंट है जिसको हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में भी और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में भी। ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है एक ऐसा इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया है, आपका ड्यू हो गया है, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं। तो अगर आपको मिला नहीं तो आपका कैश तो बढ़ा नहीं, लेकिन क्योंकि वो मिलेगा फ्यूचर में तो आपके लिए वो एसेट्स हो जाएगा। और कोई भी फायदा या नुकसान कहां पे जाके ऐड होता है? कैपिटल में जाके ऐड और लेस होता है। लेकिन हमने एक चीज डिस्कस की थी ना अक्रूवल अजम्पशन में, इनकम का मतलब ये नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो कैश मिला तभी इनकम बोलोगे, नहीं मिला तो नहीं बोलोगे। नहीं, इनकम का मतलब है अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हो जाए या कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर दो तो आपका इनकम जनरेट हो गया। चाहे पैसा अभी मिले या बाद में मिले, फर्क नहीं पड़ता। बाद में मिलेगा तो एसेट्स होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट फायदा लेना होगा, अभी मिल गया तो बात ही खत्म, वो तो इनकम है ही। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस RS 20,000। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? बेसिकली ये एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव करना एक आपके लिए इनकम है, लेकिन अगर वो एडवांस में ही मिल गया ना तो सर का बोझ है कि अगर वो काम पूरा नहीं किया तो वो कमीशन वापस करना पड़ेगा। ठीक है। कमीशन रिसीव, आपको पैसा तो मिला लेकिन पैसे मिलने के साथ सर का बोझ भी बढ़ गया कि अगर काम नहीं हुआ बड़ी तो आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब ये राम कौन सा व्यक्ति है? वही व्यक्ति है जिसको हमने 40,000 का सामान 50,000 पे बेचा था। तो राम से क्या फ्यूचर में हमें 40 लेने हैं या 50? तो द आंसर इज राम से हमें फ्यूचर में 50,000 रुपए लेने हैं, तभी तो 10,000 का फायदा होगा, क्योंकि हमने उसको उधार पे बेचा है। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे 40 लेंगे, हम उससे 50 लेंगे। अब 50 उससे लेना था, उसने दिया कितना है? सिर्फ 10,000 दिया है।
इस वाले केस को बताऊं क्या बोलते हैं? इस वाले केस को बोलते हैं पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है कि अभी आधा अधूरा पैसा सेटल हुआ है, पूरा पैसा सेटल नहीं हुआ है। हमने इससे पहले पढ़ा था फुल सेटलमेंट, मतलब बंदा कम ही दे के और मानता था कि हमने पूरा दे दिया। यहां पे हम कह रहे हैं जितना दिया है उतना ही कम होगा, बाकी का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पार्ट सेटलमेंट। मतलब अभी आपने जितना दिया है उतना ही पूरा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 40,000 रिमेनिंग रह रहे, क्योंकि 50 में से 10 मिल गया तो और उससे कितना लेना बाकी है? 40। ऐसा नहीं कि हम 40 आपसे लेंगे नहीं, हमारे लिए नुकसान नहीं, आपसे हम 40 बाद में लेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन था प्रॉपर, आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी को हम करते हैं। तो सबसे पहला है कि मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 1 लाख रुपए से, बैंक ओपन किया है 4 लाख रुपए से फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर में बेसिकली हमें करना क्या है? सीरियल नंबर, आपको सीरियल नंबर, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी के अंदर 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन जैसी जैसे आते रहेंगी, ये एसेट्स के अंदर सब हेड बढ़ते जाएंगे, लायबिलिटीज के अंदर भी सब हेड बढ़ते जाएंगे, कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल आता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ लिखा है अपनी सहूलियत के लिए, आपको लिखने की जरूरत इसको नहीं है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस ट्रांजैक्शन को और अब करते हैं प्रॉपर इसको डी कोड कि ये बेसिकली सॉल्व कैसे होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन अ बैंक अकाउंट विद 4 लाख। देखो पहला क्वेश्चन, पहला जो ट्रांजैक्शन है ना, काफी सिंपल है और काफी लॉजिकल है। मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है, आप क्या बोलते हो, मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जिसके पास शुरू में कम से कम 5-10 लाख होंगे वही बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे पहले बिजनेस में लाने पड़ेंगे। तो मन्नू ने ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना, उसके घर में कैश पड़ा होगा मान लो 1 लाख, तो उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। उसके बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े थे जिसमें से मान लो कि उसने 4 लाख रुपए ना बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया, और आपका क्या आया? बैंक बैलेंस आपका बढ़ा, कैश बढ़ा, और उतने से ही आपकी क्या बढ़ गई? कैपिटल। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक तराजू के 2 हिस्से हैं जो हमेशा बराबर ही रहते हैं। तो आप कुछ भी इफेक्ट करो, दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन में वो कैश कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है? 1 लाख। तो यहां पे कैश कितना आ जाएगा? 1 लाख। बैंक बैलेंस से वो कितना पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है? 4 लाख। तो बैंक बैलेंस से कितना पैसा आ जाएगा? 4 लाख। और ये सब किसके बराबर होगा? कैपिटल के। तो टोटल पैसा उसने कितना इंट्रोड्यूस किया? 5 लाख। 1 लाख प्लस 4 लाख, 5 लाख उसने टोटल पैसा इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, बिल्डिंग परचेज्ड ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई। जरा इस क्वेश्चन को देखो, बिल्डिंग खरीदा है सोहन से 12 लाख का, पेड किया है बाय टेकिंग अ लोन। 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और 10 लाख रुपए का क्या लिया? लोन लिया है। अब देखो यहां पे बुक में क्या ट्रीटमेंट दी है और आप एक्चुअली में इसको कैसे समझ सकते हो, क्योंकि जो बुक में दिया है ना वो बेसिकली कॉन्क्लूजन निकाल के दिया है। मैं यहां पे आपको कॉन्क्लूजन समझाऊंगा और फिर आपकी मर्जी है कि बुक का मेथड फॉलो करो या कॉन्क्लूजन के साथ जाओ, किसी में भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। सबसे पहले आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए आप क्या ले रहे हो? क्योंकि आपने कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है? 12 लाख रुपए की। और बिजनेस में एक पॉइंट होता है कि कोई भी अगर बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना तो वो जनरली बैंक के द्वारा ही की जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि बैंक के द्वारा ही क्यों की जाती है सर? तो बेसिकली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा इसीलिए की जाती है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू जाएगा तो एक लीगल प्रूफ रहेगा, क्योंकि जब आप अपने पासबुक में एंट्री करवाओगे ना तो वो पता लग जाएगा कि इस दिन को इस पार्टी से इतना पैसा आया था
और इस दिन को इस पार्टी को इतना पैसा गया था। तो वो एक तरीके से लीगल प्रूफ है। इसीलिए जितने भी बिजनेस डीलिंग होती है ज्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा वर्क कोई करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आप जब भी अपना पासबुक प्रिंट करवाओगे या स्टेटमेंट मांगोगे ऑनलाइन, आपको उसमें वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी। तो वो एक सबूत है, क्योंकि बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है कोर्ट में एक तरीके से सबूत माना जाता है। ठीक है, सो यहां पे आपने अगर सबसे पहले लोन लिया, तो लोन लोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप लोन ले रहे हो तो बेसिकली पैसा आ रहा है ना आपके पास। सोच के देखो कि आप अगर एसबीआई से लोन ले रहे हो तो आपके बैंक बैलेंस में पहले 4 लाख रुपए थे और आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो अब टोटल 14 लाख रुपए हो जाएंगे ना। तो मान लो यहाँ पे कंक्लूजन वाला ट्रीटमेंट क्या है कि आपने लोन लिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 10 लाख से। अब आपने लोन लिया है तो आपका लोन भी तो बढ़ेगा, वो भी कितने से बढ़ेगा? 10 लाख से, क्योंकि पैसा तो आया लेकिन एक जिम्मेदारी भी आई, सर का बोझ आया, ऑब्लिगेशन आया, जिसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी के अंदर उसका नाम क्या है? लोन फ्रॉम एसबीआई, जो कि अपना कितना है, यहां पे लिख देता हूं इसको, जो कि कितना है, 10 लाख है बेसिकली। ठीक है, अब वो लोन आया तो आप क्या कर रहे हो? बिल्डिंग खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? बिल्डिंग खरीद रहे हो। उस लोन से कितने लाख की बिल्डिंग खरीद रहे हो? 12 लाख रुपए की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लोन जितना भी लिया है उस लोन से आप किसका पेमेंट करोगे? बिल्डिंग का पेमेंट करोगे। तो अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया और वो लोन बिल्डिंग को खरीदने में चला गया, तो सबसे पहले तो ये 10 लाख रुपए आपके चले जाएंगे। उसके बाद से कॉमन सेंस है कि बाकी के बिल्डिंग 12 लाख की है, आपके पास कमी थी, आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे, तो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो 10 से 10 चला गया, 10 लाख रुपए आए और फिर हमने सोहन, जो व्यक्ति था, कौन था यहाँ पे, सोहन था, उसको हमने उसकी बिल्डिंग 12 लाख के लिए पेमेंट कर दी 10 लाख, तो वो 10 लाख हमारे पास से चले गए। और भी तो है हमारे पास से, तो 2 लाख रुपए का और पेमेंट कर देंगे, तो हमने उसका टोटल पेमेंट कर दिया। क्योंकि पेड लिखा है, कहीं पे ये नहीं लिखा कि क्रेडिट पे बच गया है देना, नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। अब देखो बुक में क्या लिख रखा है, बुक में ना ये वाली जो इफेक्ट है ये लिख ही नहीं रखा। प्लस का 10,000 और माइनस, सॉरी, प्लस का 10 लाख और माइनस का 10 लाख बुक में लिख ही नहीं रखा। बट अगर आप पेपर में ये लिखते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपके कोई नंबर नहीं कटने वाला। और मैं तो कहूंगा ऐसे ही लिखना, क्योंकि ये लॉजिकल भी है। बुक में ये वाला पार्ट स्किप कर दिया है, क्यों? क्योंकि प्लस 10 लाख है और माइनस 10 लाख है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? जीरो। तो जितने से प्लस है उतने से ही माइनस, तो इफेक्ट जीरो। तो लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बुक में लिखा नहीं है। सर ये 2 लाख क्यों पेमेंट कर दिया? अरे बिल्डिंग भाई 12 लाख की है ना, जिसमें से 10 लाख रुपए लोन लेके 10 लाख की पेमेंट कर दी, और 2 लाख रुपए पेड लिखा है ना, तो 2 लाख कॉमन सेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आपने 2 लाख रुपए का क्या कर दिया? बेसिकली बैंक से और पे करके बात खत्म कर दी, पूरी 12 लाख का पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया, तो अब कोई क्रेडिट पे नहीं है। ठीक है, क्या यहां पे कैश पे फर्क पड़ा? आंसर इज नो। ठीक है, स्टॉक पे फर्क पड़ा है यहां पे? अभी तो स्टॉक की बारी नहीं हुई है। ठीक है, तो स्टॉक को हम अभी छोड़ते हैं। ठीक है, स्टॉक की अभी बात ही नहीं हुई, तो स्टॉक पे हम जाते ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये चीजें हुई हैं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा? ये तो कैश 1 लाख ही रहेगा, ये 10 से 10 कट गया तो बचा कितना? 4 में से 2 गया तो 2 लाख बैंक बैलेंस बचा है आपका। बिल्डिंग कितने से आ गई? बिल्डिंग 12 लाख रुपए से आ गया। लोन फ्रॉम एसबीआई कितने लाख से शो होता रहेगा?
10 लाख से, और कैपिटल 5 लाख प्लस 0, 5 लाख रुपए ही शो होता रहेगा, ठीक है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट क्या होता है सर? इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तें पूरी करना। आपने लोन लिया है तो आप लोन का पेमेंट भी करोगे, तो आपने लोन लिया और बोला ना कि इसको मैं 10 साल में पे करूंगा, तो 10 लाख को 10 से डिवाइड दे दो, हर एक साल आपको 1-1 लाख पे करना है, तो 10 साल में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। बट वो जो 10 साल लोन रह रहा है कि पहले साल पूरे 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कर दिया तो 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, हर एक साल ऐसे ऐसे इंटरेस्ट भी तो लगता रहेगा, लगेगा कि नहीं, क्योंकि लोन है, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट और जो इंस्टॉलमेंट पे होगा ना, वो बैंक ना हमारे बैंक बैलेंस में से कट करेगा, हम उसकी कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट से ही कटता है, और इंस्टॉलमेंट भी क्योंकि बैंक को पे करना है तो बैंक अकाउंट से ही कटेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, ना कि कैश बैलेंस। तो यहां पे कितना पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है 20,000, और इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है? 1 लाख। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई है? 1,20,000। कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं। और दूसरा लॉजिक ये भी है कि कैश उतना है भी नहीं आपको, बट ये वाली लॉजिक पे नहीं जाना, सिंपल सा लॉजिक, बैंक से लोन लिया है तो बैंक का पेमेंट भी बैंक से ही होगा, इंटरेस्ट भी बैंक से ही घटेगा, ठीक है। सो 1,20,000 मैं माइनस कर देता हूं बैंक बैलेंस में से, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0। अब यहां पे होने वाली है थोड़ी सी अच्छी ट्रीटमेंट। आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? आपका लोन रिड्यूस हो रहा है। तो इंस्टॉलमेंट आपने कितने से पे किया है? 1 लाख से, तो 1 लाख से आपका लोन भी कम होगा। और ये जो आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। और हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हो तो वो कहां से कम होता है? एक तो उससे कैश या बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, दोनों में से कोई एक चीज, और एक आपका क्या होगा? कैपिटल रिड्यूस होगा। तो यहां पे एक्सपेंस कितने से हुआ है? 20,000 से, तो यहां पे कैपिटल भी माइनस 20,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 लाख रहेगा। बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? अगर 2 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो 80,000। बिल्डिंग कितना हो जाएगा आपका? एज इट इज बिल्डिंग 12 लाख। लोन फ्रॉम एसबीआई घट के 9 लाख, और कैपिटल घट के कितना हो जाएगा? 4,80,000। आप हर एक मोड पे चेक कर सकते हो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 9, 4, 13, 13,80,000 लायबिलिटी साइड का टोटल है। इस साइड का कितना टोटल है? 12, 1, 13 लाख, और इधर 80, तो यहां का भी टोटल कितना है? 13,80,000। तो आप हर एक न्यू इक्वेशन पे चेक कर सकते हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बजाय कि लास्ट में चेक करने के। तो ये भी एक तरीका है कि हर एक में, और नहीं तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड मैच होगा ही होगा, आप लास्ट में भी चेक कर सकते हो। मैं पर्सनली लास्ट में चेक करता था, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही बहुत कर ली थी। तो सिंपल है, आप भी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस खुद पर खुद आ जाएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि बस मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए आ जाए आ जाए, अकाउंट्स में मैं अच्छा हूं, ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिस के साथ होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस कैन गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस टू टैकल एनी क्वेश्चन। बस बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। परचेज गुड्स, अब यहां पे ट्रांजैक्शन क्या था हमारा? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, पहले ही बोल रहा है, पार्टी का नाम भी लिख रखा है, क्रेडिट भी लिख रखा है, तो ये बहुत आसान है आपको आपके समझने के लिए कि यहां पे आपने किस में खरीदा है? क्रेडिट में खरीदा है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट RS 1 लाख। सो आपने 1 लाख रुपए का गुड्स रोहन से उधार में खरीदा है, तो आपके पास 1 लाख रुपए से सामान आया है, दैट वी कॉल इन दिस चैप्टर
स्टॉक। सो आपके पास स्टॉक 1 लाख रुपए से आया है और आपके पास से ना ही तो कैश गया है तो कैश कम नहीं हुआ, ना ही आपके पास से बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस भी कम नहीं हुआ। क्या यहां पे क्रिएट हुआ है? क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर क्रिएट हुआ? क्योंकि क्रेडिटर हमेशा क्रिएट होगा जब कभी भी आप उधार पे सामान खरीदोगे। तो जब कभी भी आप क्रेडिट परचेज करोगे तो हमेशा क्रेडिटर क्रिएट होगा। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति या कोई बिजनेस जिसको आपको एज अ बिजनेस फ्यूचर में पैसे देने हैं। सिंपल, फ्यूचर में किसी को भी आपको पैसे देने हैं, वो आपका क्रेडिटर है। अराइज कैसे होता है? One main reason is credit purchase. Whenever you purchase goods on credit, you have to pay cash to that person in future. तो आपको उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, सिंपली वो क्रेडिटर कहलाएगा क्योंकि वो आपके सर का बोझ है। ठीक है। इसमें बेसिकली आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक आया आपके पास और आपके पास से हुआ क्या? 1 लाख रुपए से क्रेडिटर क्रिएट हो गया। यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा पहले ही लिख दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट चली गई थी। ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया है तो डोंट माइंड कि यहां पे बेसिकली 1 लाख रुपए से आपका क्या होगा? स्टॉक आया है तो ऊपर 0 0 कॉलम थे, इसको फिल कर दिया खाली टाइम में। ठीक है, आगे यहां पे क्या है? लोन लिया है इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। यहां पे एक थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई थी कि यहां पे क्रेडिटर का एक जगह क्रिएट नहीं किया। बेसिकली यहां पे क्रेडिटर भी तो है, ठीक है, क्रिएट करना बनता था, मेरी गलती है। यहां पे क्रेडिटर मैंने टाइप करना रह गया, बट बुरा कोई नहीं मानेगा। ठीक है, यहां पे लोन फ्रॉम एसबीआई में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 लाख रुपए से क्या बढ़ गए? क्रेडिटर। तो जगह की कमी है तो क्या मैं 1 लाख को 1L लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स, बट ये काम आपको नहीं करना है, आपको ये भूलना भी नहीं है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। और यहां पे आप 1L भी नहीं लिख सकते, प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख, ये आपका 80,000, ये आपका 12 लाख, ये आपका 1 लाख। ठीक है, ये आपका एज इट इज लोन शो होता रहेगा 9 लाख, ये 1 लाख। ठीक है, और ये तो 480, कैपिटल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। हमने जो रोहन से गुड्स खरीदा था ना 1 लाख रुपए का उधार पे, उसमें से हमें कुछ गुड्स पसंद नहीं आए तो हमने रोहन को क्या किया? वापस कर दिया। तो अगर वापस किया तो हमारे पास से 20,000 रुपए का सामान चला जाएगा, और 1 लाख का खरीदा था उसमें से 20,000 का सामान वापस कर दिया तो हम कहेंगे रोहन को कि भाई सुन, फ्यूचर में तुझे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देने हैं? 80,000 रुपए देने, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे। करते हैं सॉल्व। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे तो ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने गुड्स वापस किया है तो आपका गुड्स कम हो जाएगा, जितने से वापस किया उतने से। लोन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गुड्स वापस किया तो मैं इसको भी अगेन शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है। 20K, के का मतलब होता है 1000। आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे ना 50K, 60K मतलब 60,000, 50,000, 1K, 1.5 मतलब 1,500। तो ऐसे ही K का मतलब बेसिकली 1000 होता है। ठीक है, आपको पेपर में ये K नहीं लिखना है और ना ही ये L फॉर लोन, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1 लाख कैश। हमारा बैंक बैलेंस कितना रहेगा? 80 ही शो होता रहेगा। ठीक है, ये 80। बिल्डिंग में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो ये 12 लाख का। 1 लाख का गुड्स था, उसमें से 20,000 का गुड्स वापस कर दिया तो अब गुड्स कितने का बचा है?
80,000 का, 10 लाख का लोन में से 1 लाख लोन वापस कर दिया तो 9 लाख अभी शो हो रहा है। अभी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो ये 9 लाख ही शो होता रहेगा। 1 लाख में से 20,000 चला गया तो 80,000 तो 80K, और ये अपने कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 480 शो होता रहेगा ये, ठीक है, 4,80,000, ठीक है। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000। अब देखो ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। वर्थ का मतलब क्या होता है? वर्थ का बेसिकली मतलब होता है सेल वैल्यू। किसी भी चीज को बेचने की वैल्यू क्या है? वर्थ कितनी है उसकी, मतलब आप इसको कितने में बेचोगे। तो ये कितने में बेच रहा है? 50,000, तो इसकी वर्थ है 50,000, वैल्यू है, सेल वैल्यू है 50,000, कॉस्टिंग कितनी है? 40,000। तो ये ट्रांजैक्शन आपने बहुत बार कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। और किस पे बेचा है? उधार पे। किसको? राम को। 40,000 रुपए का गुड्स 50,000 में बेचा तो फायदा कितने का हुआ? फायदा 10,000 का हुआ। बिल्कुल राइट। तो फायदा या नुकसान कहां से एडजस्ट होता है? कैपिटल से। इफ देयर इज अ प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड होगा, इफ देयर इज अ लॉस वो कैपिटल में से माइनस होगा। क्योंकि आपने उधार में बेचा है तो क्या आपके पास पैसे आए? नहीं। अब पैसे की नाम की जगह ना, पैसे की बदौलत ना, वो व्यक्ति आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से ही तो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो वो एक तरीके से आपको आदमी नहीं दिखना चाहिए, वो एक तरीके से आपको पैसे पैसा दिखना चाहिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो उस व्यक्ति से अगर फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो पैसे के बराबर ही है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेटर। अब डेटर क्या होते हैं? डेटर एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में आपको पैसे लेने हैं। और ये अराइज कब होते हैं? जब भी आप क्रेडिट पे सेल करते हो। आपने अगर उधार पे सामान बेचा तो आपके पास से सामान गया, लेकिन उस व्यक्ति से तो फ्यूचर में आप पैसा लोगे ना। तो फ्यूचर में पैसा लोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? उधार पे बेचा, कैश पे कोई फर्क नहीं, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं। आपने बेचा है ना, तो आपके पास से गुड्स क्या हुआ होगा? कम। हमेशा जब भी बेचते हो ना, तो गुड्स में से कम आप कॉस्ट प्राइस पे करोगे। तो कितने का सामान बेचा? 40,000 का। बट कितने रुपए में बेचा? 40,000 का सामान 50 में। तो आपके डेटर कितने से अराइज होंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, 50,000 रुपए से अराइज होंगे। फायदा कितने का हुआ है? 10,000 का। कहां ऐड होगा? कैपिटल में वो जाके ऐड हो जाएगा। लोन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ये 0 कम 6 ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। ये कितना रहेगा? 80,000 ही शो होता रहेगा। ये कितना रहेगा? 12 लाख, ठीक है। 80 में से 40,000 का बेच दिया तो कितना बचा? 40,000। और ये 50,000 अभी डेटर लिखा है, तो हमें पता ही है आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो 0 0 हम लिखते जाएंगे, बढ़े चलो बढ़े चलो, 0 लिखते चलो लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000, ये आपका कितना आ जाएगा? 9 लाख। और इसमें से अभी कोई फर्क पड़ा नहीं है क्रेडिटर पे, तो ये 80,000 का ही शो होता रहेगा। और इसमें 4,80,000 में 10,000 प्रॉफिट ऐड हो गया, तो 4,90,000, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ क्या है? टुक गुड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। मालिक ने ना बिजनेस के अंदर से 10,000 रुपए का गुड्स अपनी घर खर्च के लिए निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो 10,000 रुपए से गुड्स कम हो जाएगा। और क्योंकि अगर कोई भी मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। पैसा निकाला तो पैसा कम होगा, गुड्स निकाला तो गुड्स कम होगा। और ड्रॉइंग है तो उसकी कैपिटल रिड्यूस दोनों केसेस में होगी, चाहे वो कैश निकाले चाहे वो गुड्स निकाले। तो वो कितने का गुड्स ले जा रहा है? 10,000 का। कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं,
बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं। क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा? यस, 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा। डेटर पे कोई फर्क नहीं। लोन फ्रॉम एसबीआई जीरो। क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे? क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको 80 नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे? बेसिकली जीरो लिखेंगे। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ये अपना था 9 लाख, यहाँ पे ये 80,000 था, यहाँ पे जीरो, और ड्राइंग की है ना, तो 10,000 रुपये से क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये 1 लाख प्लस जीरो 1 लाख, ये 80,000 ही रहेगा, ये आपका 12 लाख ही रहेगा। ठीक है, 40 में से 10,000 का गुड्स मालिक लेके चला गया, तो कितने का गुड्स बच गया? 30,000 का। और ये आपका डेटर 50,000 से शो होता रहेगा। ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई 9 लाख का, क्रेडिटर 80,000 से शो होता रहेगा। ठीक है, और कैपिटल आपका कितना आ जाएगा? अगेन दोबारा से पुरानी वाली वैल्यू पे आ गया, जो कि यहाँ पे था 4,80,000। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट अब देखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है। अक्रूड इंटरेस्ट RS 5,000, 5,000 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब आपने कहीं पे पैसा जमा कर रखा है, उस पे इंटरेस्ट तो हो गया, लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है। तो इंटरेस्ट आपने कमा लिया, मिला नहीं है, तब भी आप उसको क्या कंसिडर करोगे? इनकम कंसिडर करोगे, बट कैश नहीं मिला। अगर इनकम है तो कैपिटल में जाके वो ऐड होगा, कैश नहीं मिला तो एक अलग कॉलम बनाओगे जिसे हम बोलेंगे अक्रूड इनकम। बेसिकली ये एक एडजस्टमेंट है। तो यहां पे कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो, और ये अक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 5,000। तो ये आपके लिए एक एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में इस पे बेनिफिट मिलेगा। और मैंने एसेट्स का मतलब क्या बताया था? ऐसी कोई भी चीज जिस पे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले उसे आप सिंपली एसेट्स बोलोगे। तो अगेन फॉर्मेलिटी पूरी करो 0 0 लगा के। ठीक है, 0 0 ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, बट ये 5,000 कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रिमेंबर, क्यों? क्योंकि ये आपका इनकम है, मिला रहता है तो कैश बढ़ा, नहीं मिला तो अक्रूड इंटरेस्ट का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आपका 1 लाख ही रहेगा, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बैंक बैलेंस 80,000 ही रहेगा, बिल्डिंग 12 लाख से ही शो होता रहेगा। ठीक है, स्टॉक 30,000 से शो होगा। ठीक है, डेटर 50,000 से शो होगा, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000 से, लोन 9 लाख से। ठीक है, क्रेडिटर 80,000 से, और इसमें 5,000 प्लस करोगे तो 4,85,000। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, 20,000 रुपए से आपको कमीशन क्या मिला? एडवांस में मिला। देखो, कमीशन नॉर्मली मिलता काम करने के बाद, तब तो वो इनकम होता, तो कैश भी बढ़ता और कैपिटल भी बढ़ती। बट यहां पे एडवांस मिल गया, तो ये मेरे लिए इनकम नहीं है। जब तक मैं अपनी सर्विसेज नहीं दूंगा, काम पूरा नहीं करूंगा, तब तक वो मेरा क्या नहीं कहलाएगा? इनकम। तो अगर मुझे एडवांस मिल गया ना, तो मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। ऑफ कोर्स एडवांस मिला है तो पैसा तो आया है बिजनेस में, लेकिन हम उसको इनकम ट्रीट ही नहीं करेंगे। कितना पैसा मिला है? 20,000, तो 20,000 रुपए से कैश बढ़ गया। ठीक है, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे भी कोई फर्क नहीं, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं, डेटर पे भी कोई फर्क नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट पे भी कोई फर्क नहीं, लोन पे भी कोई फर्क नहीं, क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं। और ये क्या था? कमीशन
रिसीव्ड इन एडवांस का बेसिकली था, इस पे फर्क पड़ेगा कितने से, 20,000 रुपये से ये भी बढ़ जाएगा। और कैपिटल में ये क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि अभी तक हमने ये पैसा कमाया नहीं है, तो ये इनकम है नहीं, तो ये कैपिटल में ऐड नहीं होगा। न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000, बैंक बैलेंस 80,000, बिल्डिंग 20,000, स्टॉक 30,000, डेटर 50,000, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, लोन फ्रॉम SBI 9,000, क्रेडिटर 80,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 और कैपिटल 4,85,000। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, आई गेस 10,000 था। यस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कितना था, 10,000। राम कौन था, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, कितने का, 40,000 का सामान 50 में बेचा था। तो राम से कितना पैसा लेना है, 50,000 रुपये राम से पैसे फ्यूचर में लेने थे, जिसमें से राम ने अभी 10,000 रुपये दिए हैं। तो अगर 10,000 रुपये दिए हैं तो बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये आया है, तो हम प्लस करेंगे 10,000। ठीक है। बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फर्क, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 0 डालते जाना है। ठीक है। डेटर पे फर्क पड़ा, यस, क्योंकि ये पैसा दे रहा है, कितने से पैसा दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, तो 10,000 हम अब उससे कम मांगेंगे। हम कहेंगे कि पहले भाई तुझसे 50 लेना था, तूने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो अब तुझसे कितना लेना है, 40,000, जो कि न्यू इक्वेशन में निकल के आएगा। ठीक है। इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,30,000, 80,000, 12,00,000, 30,000, ये प्लस का 40,000, प्लस का 5,000, ये आपका 9,00,000, ये क्रेडिटर 80,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, कैपिटल 4,85,000। ठीक है। लास्ट में कैपिटल 4,85,000। देखते हैं क्या आंसर हमारा सही है या नहीं है। लास्ट में कैश का बैलेंस है 130, बैंक बैलेंस है 80, बिल्डिंग है 12,00,000, और स्टॉक कितने का है, 30,000 का, डेटर कितने का है, 40,000 रुपये से, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, लोन फ्रॉम SBI 9,00,000, क्रेडिटर 80,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 और कैपिटल 4,85,000। बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को आप समझ के करोगे तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक इक्वेशन आपका मैच होगा, और आप थोड़े बहुत अगर स्केरी हो रहे हो तो आप हर एक न्यू इक्वेशन में देखते चलो कि आपका ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गलती अगर यहाँ पे होगी तो यहीं पे फटाक से पता लग जाएगा, लास्ट में पता करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो हर एक न्यू इक्वेशन के बाद चेक करते चलो अगर आपको डाउट हो रहा है अपने पे तो। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंट हो तो लास्ट में ये आपका मैच होना ही है। मैच ना भी करो बट एक बार करके देख लेना, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है। आगे हम छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से इस क्लास को एंड करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है। अब ये बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना था वो सारा का सारा खत्म हो गया। आई होप जितने भी इलस्ट्रेशन थे बड़े बड़े मैंने सब करवाए हैं, आपको सब बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। और आप बुक के अब इलस्ट्रेशन लगाओ या प्रैक्टिकल लगाओ वो आप पे है, बड़ी आसानी से कुछ भी सॉल्व होगा, क्योंकि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है।
आप इस स्कूल के उठाओ पेपर, उस स्कूल के उठाओ, उस बोर्ड के उठाओ, दूसरे बोर्ड के उठाओ, इस राइटर के उठाओ, उस राइटर के उठाओ, प्रैक्टिकल उठाओ, इलस्ट्रेशन उठाओ, इट डजंट मैटर। आपको समझ आ गया ना, कहीं से भी लाओ आप कर लोगे भाई, ठीक है। तो बेसिकली ये इलस्ट्रेशन 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस ईयर? सिंपल जो एसेट्स हमने पढ़ा था ना एक डेफिनेशन, अभी जिसको हमने सॉल्व किया अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वो जो एसेट्स है ना, उसे ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? टोटल एसेट्स। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, वो बेसिकली फॉर्मूले वाली है। तो आपको एसेट्स कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्या लिखा है? कैपिटल है 4 लाख का, क्रेडिटर है 3 लाख का, रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड आर एस 7,50,000, एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 2 लाख। काफी सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है, करते हैं इसको। सबसे पहले ना आपको जब भी सॉल्यूशन निकालना हो ना, 1 बाय 1 चलना। देखो कैसे, आप सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, इसका क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये बेसिकली क्या बोलना चाहता है? टोटल एसेट्स का मतलब ही क्या है? सिंपल एसेट्स, ठीक है। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमें पता है। अब क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है? फ्रॉम द फॉलोइंग हमें ये कैलकुलेट करना है। कैपिटल हमें क्या गिवन है? कैपिटल। तो हम कैपिटल पुट कर देते हैं 4 लाख। क्या गिवन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? जो लायबिलिटी के अंदर हम चीजें लिख रहे थे वो सारे क्रेडिटर, लोन फ्रॉम एसबीआई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो सारे के सारे क्या है? हमारे लायबिलिटी। तो इसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे, क्रेडिटर को यहाँ पे 3 लाख। फिर ये इंफॉर्मेशन क्या दी है? रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी प्रॉफिट हो या कुछ भी नुकसान हो, वो एडजस्ट कहां से होता है? कैपिटल से। तो यहां पे आपको उस साल से रिलेटेड रेवेन्यू दे रखा है और उस साल से रिलेटेड एक्सपेंस दे रखा है। तो जाहिर सी बात है, हमें जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हमें पता लग जाएगा कि कैपिटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा कैपिटल में, लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस होगा। तो बेसिकली यहां पे एक और कैपिटल के अंदर ही पार्ट आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बड़े अच्छे से सबको पता होगा, प्रॉफिट होगा तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पे बेसिकली प्रॉफिट निकल रहा है। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट निकालने का या लॉस क्या फॉर्मूला है? सिंपल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू कितना हुआ है? 7,50,000। एक्सपेंस कितना हुआ है उस साल? ठीक है, एक्सपेंस कितना हुआ है उस साल? 2 लाख। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू, आपको गुड्स को बेच के पैसे कितने मिले हैं? 7,50,000, और आपने उस पर खर्च कितना किया है? 2 लाख। तो फायदा कितने का हुआ? 5,50,000 का। तो वो 5,50,000 जो ये प्रॉफिट है, यहां पे ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 5,50,000। तो ये आपका प्रॉपर कैपिटल निकला कि कैपिटल में प्रॉफिट हुआ तो ऐड करो, लॉस हुआ तो क्या करो? लेस करो, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12। तो ये आपका कितना हो गया? 12,50,000। अब ये क्या लिख रखा है? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मतलब ये बेसिकली एसेट्स के अंदर आता है। हमने ये पूरा सॉल्व करके एसेट्स ही तो निकाला भाई, तो इसमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका वैल्यू ऑफ अनसोल्ड
स्टॉक लिख रखा है ये इसमें इंक्लूडेड है, आपका जो अनसोल्ड स्टॉक है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो आपको अलग से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले लायबिलिटी कैपिटल, कोई भी फायदा हुआ तो ऐड करो, कोई भी नुकसान हुआ तो लेस करो, इन दोनों चीजों को ऐड कर दो तो वो एसेट्स के बराबर होगा। तो कहने का क्या मतलब है, इन दोनों में से कोई एक भी चीज पता रहेगी ना तो वो दूसरे के बराबर है, तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको निकालने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब ये जो यहाँ पे 2 लाख का था ना ये ऑलरेडी एसेट्स में है, अब एसेट्स टोटल 12,50,000 है, ये इसमें ऑलरेडी जो 2 लाख का है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे आज की क्लास। ये बेसिकली हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 होने वाला है। ए कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब स्टार्टेड, commenced का मतलब started. A started his cloth business on 1st April 2020. A ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को with capital of Rs 30,000 and on 31st March 2021 his assets were 50,000 and liabilities were 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. ठीक है, तो आपको अगर प्रॉफिट निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो जो बेसिक सा फॉर्मूला था आप उसे लिखो, सिंपल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पुट करो। ये वाला है जो शुरुआत की कैपिटल है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है, इसको अभी नहीं देखना। 31 मार्च 2021 वाला देखो, जो साल के अंत में जो हमने सॉल्व करके निकाला था ना सबसे लास्ट में इक्वेशन, वो वाली फिगर्स हैं। सो उसके पास एसेट्स कितने के हैं, 50,000 के, तो आप एसेट्स 50,000 के लिख दो यार। लायबिलिटीज कितने के हैं, 10,000 के, तो लायबिलिटीज 10,000 के, और कैपिटल एज इट इज रहने दो। अब ये यहां पे आके सॉल्व हो जाएगा, 50,000 ये यहीं पे रहेगा, वो 10,000 है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में, तो उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, और अब आपको प्लस की कैपिटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 40,000 क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब फिर पूछेगा कोई कि सर ये कौन सी कैपिटल है, देखो साल की शुरुआत की तो कैपिटल ऑलरेडी गिवन है तो वो ओपनिंग कैपिटल। ये जो साल के अंत के बैलेंस से आपने कैपिटल निकाला है ना, तो ये बेसिकली आपका कौन सा है कैपिटल, ये आपका, सही सुने, क्लोजिंग कैपिटल है ये। ठीक है, ये आपका कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है ये आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। अब देखो ये साल की अंत वाली कैपिटल है, तो साल के शुरुआत में कैपिटल है जो कि है 30,000, अब ये साल के अंत में 40,000 कैसे हो गया। हमें पता है ना कि साल के दौरान अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ, ऐड हुआ, तो वो कैपिटल में ही जाके ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका अप्लाई करेंगे जो कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, कि साल की शुरुआत में उसकी जितनी कैपिटल थी और साल के अंत में जितनी उसकी कैपिटल है उसको कंपेयर करें, कि अगर साल के अंत वाली कैपिटल साल के शुरुआत वाली कैपिटल से ज्यादा है, इसका मतलब ये कैपिटल जो बढ़ा है, जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है। अगर साल के अंत वाली कैपिटल घटी है तो ये किसकी वजह से घटी है, लॉस की वजह से। तो हमने यहां पे एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल जो साल के शुरुआत में होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी निकाला था 40,000, और क्लोजिंग कैपिटल हमें पता, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है कि कितना है, 30,000। तो ये 10,000 की जो वृद्धि आई है, जो बढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम प्रॉफिट ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे
छोटे से क्वेश्चन का सुंदर सा छोटा सा आंसर कि आपको प्रॉफिट निकालना हो, साल की कैपिटल, शुरुआत की कैपिटल दी है साल के और साल के अंत की, हमेशा कंपेयर करो। अगर साल के अंत वाली कैपिटल ज्यादा है साल के शुरुआत वाले कैपिटल के मुकाबले तो प्रॉफिट की वजह से है, और अगर साल के अंत वाली कैपिटल कम है साल के शुरुआत वाले प्रॉफिट की कंपैरिजन में, इसका मतलब लॉस की वजह से कैपिटल कम हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल घटता है। तो आई होप ये छोटी सी क्लास जो आपने अभी देखी ये पसंद आई होगी। ठीक है, आगे हमारे और 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।